हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की फास्ट रिवीजन लेने वाले हैं। ये लगभग 1-1.5 पेज में मैं हैंड रिटन आपको रिवीजन देने जा रहा हूँ सभी सेक्शंस की। तो दिस इज़ वेरी हैंडी एंड यूजफुल ऑब्वियसली बिफोर योर एग्जाम्स, या फटाफट अगर आपने रिवीजन करनी हो तो आप मेरे साथ लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रिवीजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। देखिए बच्चों, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सीए फाइनल में। और उसकी वजह क्या है? उसकी मेन वजह यह है कि एक एग्जाम में इसकी वेटेज बड़ी अच्छी है। सो द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002, शॉर्ट में इसे हम पीएमएलए कह देते हैं। तो बच्चों, ये जो एक्ट है, दिस एक्ट is divisible into 10 chapters comprising of 75 sections। लेकिन सीए फाइनल के हमारे कोर्स में ओवरव्यू है, कहने का मतलब है सारे सेक्शन नहीं है, लेकिन जितने सी के इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में दिए हैं सारी की सारी रिवीजन मैं आपको करवाने जा रहा हूं। तो एग्जाम में इसकी जो वेटेज है दैट इज वेरी हैंडसम। तो ये इकलौता एक्ट इकोनॉमिक लॉज में सबसे क्रूशियल हो जाता है। वजह अकेला ये एक्ट सबसे ज्यादा मार्क्स का बताया गया है, 6 से 9 नंबर तक एग्जाम में हमें आ सकता है। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग चीज क्या है, अगर पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स की बात करें, वो बच्चों ये है, सिंपल सी बात ये है, काले धन को सफेद करना है। काला धन आपके पास है जिसे आप कह सकते हैं ब्लैक मनी, आप कह सकते हैं टेंटेड दागी मनी, आप कह सकते हैं इलेजिटिमेट, जो लीगल नहीं है। उन कार्यों से आपके पास पैसा आया और उस पैसे को आप कन्वर्ट कर रहे हैं, नेचुरल है कि इसमें ब्लैक से हो गया वाइट मनी, टेंटेड से अनटेंटेड मनी, एंड इलेजिटिमेट से लेजिटिमेट मनी में आपने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो आप ये काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे देश को नहीं, पूरे के पूरे वर्ल्ड के ग्लोबल सिस्टम को। तो क्योंकि ये पैसा जो जनरेट हो रहा है, आपका जो सोर्स है वो नेचुरल है, क्रिमिनल एक्टिविटीज है। और अगर हम थोड़ी सी बात करें क्रिमिनल एक्टिविटीज की, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो वो क्या हो सकती हैं, मोटा मोटा आपको पता ही होगा, स्मगलिंग, ड्रग्स, वाइल्ड एनिमल से रिलेटेड पोचिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, महिलाएं बच्चे ऑर्गन, करप्शन, ब्राइब्स, एक्सटोर्शन, हफ्ता वसूली, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बेटिंग, गैम्बलिंग। तो इन चीज़ों का कोई अंत तो आज के दिन है नहीं। तो यहाँ से आपने पैसा कमाया और आप उसको क्या कर रहे हो, वाइट कर रहे हो। तो जो ये मनी लॉन्ड्रिंग की आपकी प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, तो जिसमें आप यूं कह लीजिए 3 स्टेजेस में आप काम करते हैं। ये कन्वर्जन की प्रोसेस है और ये 3 स्टेजेस या 3 लेवल में चलती है। तो सबसे पहले तो क्या है, आपके पास आता है जी पैसा, उसे हम कहते हैं आप प्लेसमेंट करते हो, पैसा लगाते हो। तो प्लेसमेंट का मतलब है जो आपके पास पैसा आया, फिजिकल पैसा आया, कैश आया, प्रोसीड्स आई, उसको आपने पुट किया सिस्टम में। और किस तरह से आप प्लेस करते हो कि ये पैसा सफ़ेद हो जाए और आप पकड़े ना जाओ, इसमें कई चीज़ें हैं। क्रेडिट कार्ड कह लीजिए, वायर ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ दूसरे देश में, ऑनलाइन फेक इनवॉइसेस बना के आप पैसा भेज रहे हो। स्मर्फिंग, जिसका मतलब है आप बैंक में स्मॉल डिपॉजिट, छोटा छोटा पैसा जमा करवाते जा रहे हो। लोन बैक
इधर से उधर लोन किया आपने, ट्रांजैक्शन जिसके पास वाइट है उसको ब्लैक दे दिया, ब्लैक वाइट ऐसे गेम खेलते जा रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। और यह सबसे बेस्ट जो चीज़ आती है वो है रियल एस्टेट में आप ये पैसा लगा देते हो, क्योंकि वहाँ 2 नंबर का बहुत पैसा चलता है, क्योंकि लोग रजिस्ट्री नहीं करवाते। देन आप क्या करते हो, लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब है एक कॉम्प्लेक्स लेयर्स क्रिएट करते हो ताकि आप पकड़े ना जाओ, कोई भी ऑडिट ट्रेल आप तक ना पहुंचे। वही दुनिया भर की आपने क्या बना दी, वेब कंपनी, शेल कंपनीज, जाली कागज, जिसका जिक्र मैंने ऊपर भी किया। एंड तीसरे लेवल में आप इस पैसे को आकर के इंटीग्रेट कर देते हो लेजिटिमेट इकोनॉमी में, जिसे हम कहेंगे इंटीग्रेशन, कि अब आपने सफ़ेद इकोनॉमी में पुट कर दिया इसे। तो 2 नंबर का पैसा आपने पुट किया और बहुत समस्याएं क्रिएट हुई, इसलिए ये एक्ट बनाना पड़ा। और इस एक्ट के सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, तो जिसके लिए कोड की मैं इस्तेमाल करता हूँ PPP। यहाँ 4 P हैं। पहले P का मतलब है नेचुरल, हमें प्रिवेंट करना है भाई किसे, मनी लॉन्ड्रिंग को। टेरर फंडिंग होती है इससे, तो टेररिज्म को कम्बैट रोकने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनी है वर्ल्ड लेवल पे। कई नेशन साथ में आए हैं कि हम इंफॉर्मेशन ये इकट्ठी करें, शेयर करें एक दूसरे के साथ। देन हमें प्रमोट करना है किस चीज़ को, ट्रांसपेरेंसी को, जिसके लिए देश में ज़रूरी है लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट्स करें, जो आज के दिन हो भी रही हैं। हमें प्रोटेक्ट करना है अपनी इकॉनमी को, देश के फाइनेंशियल सिस्टम। एंड लास्ट में है टू प्रोवाइड फॉर, मतलब एक्ट का लॉजिक क्या है कि रूल्स रेगुलेशंस बनाना, टू प्रोवाइड फॉर इंसिडेंटल मैटर्स, जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे बैंक्स वगैरह से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो उनको भी हम इसके अंदर रेगुलेट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट्स के बाद नेचुरल हम सेक्शन वाइज स्टार्ट कर रहे हैं, और वो सेक्शंस करेंगे जो हमारे कोर्स से रिलेटेड हैं। तो सेक्शन 1 बच्चों आप सारे जानते हो 3 चीज़ें होती हैं, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो शॉर्ट टाइटल हमने लिख दिया, एक्सटेंट इंटायर इंडिया है। मेन चीज़ आती है कमेंसमेंट की। तो ये एक्ट स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 2005। ध्यान दीजिए क्योंकि MCQ भी हमारे कोर्स में है। एक्ट चाहे 2002 का है, लेकिन कमेंसमेंट 2005 में हुई थी। सेक्शन नंबर 2 में बच्चों आती हैं डेफिनेशंस। तो जहाँ तक सेक्शन नंबर 2 का सवाल है, मैं इस रिवीजन के एंड में लूँगा, क्योंकि पहले मैं डेफिनेशंस पे चला गया तो सारा का सारा एनर्जी वहाँ लग जाएगा। सो विल बी कमिंग टू इट इन द एंड पार्ट ऑफ आवर लेक्चर। मेन चीज़ है ये फर्स्ट रिवीजन की आपको यूटिलिटी तब अच्छे से मिलती है, एक बार पहले पढ़ाओ, फिर आपको बहुत अच्छे से ही जाएगा। पहले नहीं पढ़ा हुआ, जिन चीज़ों का नॉलेज नहीं है, तो फर्स्ट रिवीजन थोड़ा सा एक फियर फैक्टर रहता है, पता नहीं बच्चों को हेल्प मिल पाएगी या नहीं, क्योंकि फास्ट है भाई। सेक्शन 3 में क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन है। वैसे उसकी डेफिनेशन आती है 21P में, लेकिन 21P ने कहा जाओ सेक्शन 3 से पूछो। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या चीज़ है, हूसोएवर के बाद मैं ये कहता हूँ हूसोएवर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एक छोटी सी कोड की के साथ, अक्की, अक्षय कुमार साहब का निकनेम। हूसोएवर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ए से अटेम्प्ट्स टू इंडल्ज, आप कोशिश कर रहे हो शामिल होने की, और नोइंगली आप बिल्कुल अच्छे से जानते हो कि आप क्या काम कर रहे हो, नोइंगली असिस, सहायता कर रहे हो, और नोइंगली इज अ पार्टी, आप ऐसे कामों में सहायक बने हुए हो, और इज एक्चुअली इन्वॉल्व, रादर आप ही नायक हो, नायक मीन्स हीरो हो मनी लॉन्ड्रिंग के गलत कामों के।
तो आप ये चारों चीज़ें करके दरअसल कर क्या रहे हैं, इज एक्चुअली इन्वॉल्व किस में, इन एनी प्रोसेस कहें या एक्टिविटी कहें, ये प्रोसेस एक्टिविटी किस चीज़ से रिलेटेड है, कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जिससे आपके पास क्रिमिनल एक्टिविटी से क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की बच्चों हम डेफिनेशन भी पढ़ेंगे 2(1) के अंदर, बट लेटर ऑन। मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, सेक्शन 4 हमारे कोर्स का सबसे महत्वपूर्ण है। सेक्शन 4 क्या कहता है, भाई साहब आपको पनिशमेंट होगी अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हैं। पनिशमेंट में इसने कहा दो बातें और बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक इम्प्रिजनमेंट जिसको मैं शॉर्ट वे में लिख रहा हूँ जेल, एंड फाइन। इंपॉर्टेंट बात ये पकड़ लीजिए, यहाँ फाइन का अमाउंट नहीं बताया गया, सो दैट मीन्स वो अथॉरिटीज कोर्ट्स के ऊपर है, जितना मर्जी आपके ऊपर अमाउंट ऑफ फाइन इम्पोज करें। जहाँ तक जेल का सवाल है, दो बातें हैं, मिनिमम जेल आपको 3 बरस की होनी है, और जहाँ तक मैक्सिमम का सवाल है, मैक्सिमम में यहाँ दो चीज़ें आती हैं। अगर आपने ड्रग्स का ऑफेंस किया, NDPS द नैर्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट ऑफ 1985, या फिर उसके अलावा कोई अदर ऑफेंसेस किए हैं, तो अगर ड्रग्स में आप इन्वॉल्व हो तो भाई साहब आप गए अंदर 10 साल के लिए, और अदर हैं तो मैक्सिमम गए 7 साल के लिए, 7 ईयर्स। अच्छा, जो ये जेल होती है ये रिगरस होती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट नहीं है, टफ पनिशमेंट है, हार्ड लेबर है। तो सेक्शन 4 करने के बाद बच्चों दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग में अगला कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है अटैचमेंट, एडजुडिकेशन एंड कॉन्फिस्केशन, जिसका मतलब है आपकी प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने वो कमाई है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से, तो अटैचमेंट का मतलब है आपके ऊपर एक रोक लगी है, आप उसे बेच बूझ नहीं सकते, गिरवी नहीं रख सकते। और उसके बाद एडजुडिकेशन मीन्स डिक्लेरेशन होगी, आपके खिलाफ ऑर्डर आएगा, और ऑर्डर ये भी आ सकता है वो प्रॉपर्टी आपसे जब्त कर ली जाए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक हेडिंग डाल देता हूं, अटैचमेंट, एडजुडिकेशन एंड कॉन्फिस्केशन, 3 चीजें हैं, और ये मोटा मोटा हम कहें तो ये चलती हैं सेक्शन 5 से लेके 9 के अंदर। तो उसमें सबसे पहले हमें जानना होता है अटैचमेंट का मतलब, तो यहां मुझे एक डेफिनेशन तो आपको करवानी पड़ेगी, वो हम राइट नाउ कर रहे हैं। अटैचमेंट की डेफिनेशन आती है 2(1) के अंदर। तो कहता है अटैचमेंट क्या है, आपके ऊपर रोक लग गई, प्रोहिबिशन, आपके ऊपर रोक लग गई है किस चीज की, कि आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसको कन्वर्जन नहीं कर सकते, उसका डिस्पोजिशन, जिसका मतलब है यहां से वहां नहीं ले जा सकते, या सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं उसका आप मूवमेंट नहीं कर सकते। तो प्रोहिबिशन है ट्रांसफर, कन्वर्जन, डिस्पोजिशन किस चीज का, ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहां पे लेटर ऑन हम बाद में ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ट्रांसफर की भी, प्रॉपर्टी की भी, जिनका मैं हल्का सा आपको ट्रांसफर का मतलब समझ गए, बड़े पैमाने पे बताया गया है, सेल, परचेज, गिरवी रखना, गिफ्ट देना, आप कुछ नहीं कर सकते। 2(1) में पढ़ेंगे आप, और प्रॉपर्टी के ऊपर आप 2(1) में पढ़ेंगे। तो किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी जहां मर्जी हो, हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर हो, चाहे हमने डेफिनेशन नहीं लिखी, लेकिन जो वर्ड आ रहे हैं उनका मीनिंग आपको साथ के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो बच्चों सबसे पहले सेक्शन नंबर 5 आता है, और ये डील करता है अटैचमेंट ऑर्डर। तो यहां सीखने वाली चीज सबसे पहले है, ये अटैचमेंट ऑर्डर कौन देगा। बच्चों ये अटैचमेंट ऑर्डर जो आएगा, ये देंगे डी फॉर डायरेक्टर साहब, बार बार वर्ड ये आएगा, मैं डी से डायरेक्टर लेके चल रहा हूं, या फिर डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर से नीचे आता है। दरअसल सेक्शन 48 में ये हायरार्की दी है, पहले डायरेक्टर, फिर आपका एडिशनल, फिर ज्वाइंट, एंड चौथे नंबर पे डिप्टी, 5वें पे है असिस्टेंट। तो कहता डायरेक्टर, और ज़्यादा से ज़्यादा रैंक में अगर हम लेके चलें तो नीचे से नीचे वाला जो हो सकता है वो डिप्टी डायरेक्टर हो सकता है,
और उसको भी ऑथराइजेशन किसने दिया है, डायरेक्टर ने दिया है, तो आप ये अटैचमेंट का ऑर्डर इशू कर सकते हो, जो ऊपर मैंने बता दिया अटैचमेंट का मीनिंग। तो अटैचमेंट का ऑर्डर आपने क्यों दिया, नेचुरल है, आपके पास क्या होगा, मटेरियल इन पोजीशन होगा, जिसका मतलब है कोई ना कोई आपके हाथ में इंफॉर्मेशन लगी होगी, और उस मटेरियल के हिसाब से आपको लगता है, एक संभावना है, लाइक्लीहुड है कि अगला क्या कर देगा, ये जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है ये आगे बेच-बूझ देगा। तो इसलिए उसके उस ट्रांसफर पे, कन्वर्जन पे, मूवमेंट पे क्या लगाई जाए, रोक। महत्वपूर्ण इसमें चीज़ आती है, रोक कितने दिन के लिए लगेगी। ये रोक लग सकती है 180 दिन के लिए, लेकिन अगर इस दौरान अगर आप कोर्ट में जाकर के स्टे ऑर्डर ले आते हैं, हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आए आप, तो इन दैट सिचुएशन जो स्टे का पीरियड है वो बच्चों हमें ध्यान रखना है कि वो 180 डेज में हम उसे क्या नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, हम उसे क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। तो हाई कोर्ट से जाके आप स्टे ले आए थे, एक्सक्लूड कर देंगे, लेकिन आपको हम एक फर्दर स्टे का वेकेशन होने के बाद 30 दिन का टाइम पीरियड और दे देंगे। तो अटैचमेंट हुई इतने दिन के लिए, लेकिन बाद में क्या करना है, ये जो डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर हैं, इनको फॉरवर्ड करनी है। क्या फॉरवर्ड करनी है भाई, कॉपी इस ऑर्डर की, प्लस जो आपके पास मटेरियल इंफॉर्मेशन आपके पोजेशन में है, ये सब कुछ आपने, नेक्स्ट अथॉरिटी आती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, आपने इसको क्या कर देना है, फॉरवर्ड कर देना है, और आपके पास समय है 30 दिन के भीतर आप इनको फॉरवर्ड कर दीजिए। देखिए जो अटैचमेंट का ऑर्डर है उसका नेचर क्या है, पर्सन्स इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्टी, वो लोग जिनका इस प्रॉपर्टी में कोई हक है। जैसे मान लीजिए पिताजी ड्रग्स में है, तो हक तो उनके परिवार का भी, बच्चों का भी है, तो उनको एक राइट जरूर रहेगा, कैन एंजॉय द प्रॉपर्टी, कैन एंजॉय द प्रॉपर्टी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बिल्कुल उसके अंदर रह सकते हैं। हमने बेचने पे रोक लगाई है, उसके इस्तेमाल पे, उसमें रहने पे कोई रोक नहीं है। तो ये मैंने लिखा, अटैचमेंट ऑर्डर दिया डी डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर ने, और फिर फॉरवर्ड कॉपी करी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। अब हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऊपर थोड़ा सा पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 6, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, बहुत नॉर्मल सी बात है, ये अथॉरिटी किसने बनाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट बनाई। इस अथॉरिटी का कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब कितने लोग हैं इसके अंदर, तो दो बातें हैं, एक चेयरमैन साहब हैं, 2 मेंबर्स हैं, तो टोटल हो गए 3 लोग। ये जो कॉम्पोजिशन बना या लोग बने, इन लोगों की क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो इनकी क्वालिफिकेशन बताई गई है, लाफ, रिवर्स वे में लिख रहा हूं, लाफ। एल का यहां मतलब है आप लीगल बैकग्राउंड के हो सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेंसी एंड एफ से फाइनेंस बैकग्राउंड के एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति यहां लिए जाएंगे। और सेक्शन 7 कहता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का क्या होगा, स्टाफ जितना उनको चाहिए वो ले सकते हैं, तो कुछ नहीं इस सेक्शन में। सेक्शन नंबर 8 फिर भी ठीक ठाक कह लीजिए। सेक्शन 8 में आता है एडजुडिकेशन, जिसका मतलब ये हो गया, ये जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, अब ये उस अटैचमेंट ऑर्डर के ऊपर अपना अंतिम निर्णय कह लीजिए लेगी, जबकि अंतिम निर्णय ये लोग नहीं लेंगे। एक चीज़ पता होनी चाहिए आपको, यहाँ पे ये 3 टायर सेटअप है, सबसे नीचे डायरेक्टर आ गया, फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आ गया, लेकिन अंत में जो फाइनल ऑर्डर होगा वो स्पेशल कोर्ट लेगी। स्पेशल कोर्ट के ऊपर हम सेक्शन 43 से 47 देखेंगे। तो एडजुडिकेशन ये लोग कैसे करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले तो ये नोटिस देंगे, नेचुरल है एक्यूज्ड को देंगे, ताकि वो अपना रिप्लाई दे सके, और ये एक 30 दिन का नोटिस रहता है कि भाई साहब आप रिप्लाई कीजिए, किससे रिलेटेड, ये जो पैसा आपके पास आया, इनकम कहें, एसेट कहें, कहाँ से आया, ये सोर्स वगैरह बताइए। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के आगे एक्यूज्ड भी पेश होगा, और नो डाउट ये अपना ऑर्डर देंगे इन सब लोगों को सुनने के बाद,
एक्यूज्ड भी हो गया, प्लस हमारे डायरेक्टर साहब भी हो गए, प्लस ये साथ में देखेंगे जो मटेरियल इन पोजेशन है, इनके पास जो मटेरियल इन पोजेशन है उसको देखने के बाद भी। वैसे सेक्शन 5 में, जैसे मैं मोटा मोटा सब बता रहा हूँ, एक दो चीज़ें नहीं भी बता रहा हूँ, जैसे सेक्शन 5 में अटैचमेंट का ऑर्डर आया, उसमें आपने अपने लोकल एरिया मजिस्ट्रेट से भी अप्रूवल लेनी होती है, लेकिन वो मजिस्ट्रेट से भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है अगर आपको इमीडिएट अटैचमेंट का ऑर्डर डालना है, क्योंकि संभावना है कि अगला उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देगा। तो सेक्शन 5 में चाहे आपने जो यहाँ लिखा, एक चीज़ और हल्की सी भी आप ले सकते हैं कि प्रायर आपने मैजिस्ट्रेट अपने इलाके के उनसे भी अप्रूवल लेनी है, लेकिन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मोटा मोटा मैं सारा आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ एडजुडिकेशन जब हो रही है, इन सब पार्टीज़ को आपने सुना, इसके बाद नेचुरल है आप अपना ऑर्डर देंगे, और जब आप ऑर्डर देते हैं एडजुडिकेशन का, तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, जो अटैचमेंट पे रोक लगी थी वो कंटिन्यू रहेगी 365 दिन के लिए, और इसमें भी हम एक्सक्लूड कर देंगे अगर आप स्टे ले आए हैं, या फिर जब तक क्या ना हो जाए, प्रोसीडिंग्स कार्रवाई कंप्लीट ना हो जाए, किसके अंडर, प्रोसीडिंग्स इन्वेस्टिगेशन के लिए पेंडिंग है, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, चाहे इस एक्ट में या अंडर द कॉरस्पॉन्डिंग लॉ ऑफ एनी अदर कंट्री, किसी और देश के सेम मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एक्ट में जब तक कार्रवाई चल रही है, तो ये अटैचमेंट का ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा। हाँ, अल्टीमेटली आपकी जो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करनी है, जब्त करनी है, तो उससे रिलेटेड जो फाइनल ऑर्डर जो होगा वो एज आई सेड बाय स्पेशल कोर्ट को एसपी लिख रहा हूं, उसके द्वारा होगा। तो उससे पहले ये फाइनल ऑर्डर नहीं रहेगा। और जो ये स्पेशल कोर्ट है, यही ऑर्डर देगी कि प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करना है, या अगर आपने प्रॉपर्टी उठा भी रखी है तो उसे रिलीज करना है। और ये ऑर्डर इन्होंने देना ही देना है, इवन इफ चाहे एक्यूज्ड की क्या हो जाए, डेथ हो जाए, या एक्यूज्ड क्या हो जाए, पीओ स्टैंड्स फॉर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, भाग भोग गया, तभी आपने ये ऑर्डर एडजुडिकेशन का पास करना ही करना है। स्पेशल कोर्ट ये भी कह सकती है, अगर ये प्रॉपर्टी जो है, क्योंकि कॉन्फिस्केट होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चलेगी, वो तब भी एक ऑर्डर दे सकते हैं रिलीज का, कि प्रॉपर्टी रिलीज कर दी जाए, किसको, टू लेजिटिमेट ऑनर। अगर कोई पर्सन जेन्युइन है, उसको प्रॉपर्टी वापस मिलनी चाहिए, दे मे डू दैट। सेक्शन नंबर 9 कहता है, ये जो प्रॉपर्टी आपने कॉन्फिस्केट की, ये प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, टू वेस्ट विद सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी, उनके पास चली जाएगी फॉर एवर, और इसके ऊपर आज के बाद किसी और का हक नहीं रहेगा, जिसे हम कहेंगे फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस, मतलब किसी और का उसके ऊपर कोई हक नहीं रहेगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा। और अगर कोई लीज होल्ड राइट्स वगैरह भी हैं तो वो सभी क्या हो जाएंगे, सभी के समाप्त। लेकिन हाँ, जो एक्यूज्ड है वो लायबल रहेगा ही रहेगा अगर उसने कोई इनकम्बरेंसेस क्रिएट किए, मतलब प्रॉपर्टी अगर उसने गिरवी रखी है, कोई लोन लिया है, तो उसकी लायबिलिटी रहेगी। लेकिन उस एसेट के ऊपर वो जो लेंडर था, जिसके फेवर में सिक्योरिटी क्रिएट हुई है, उसको कोई राइट नहीं रहेगा, क्योंकि ये एसेट एक तरह से फ्री होकर के गवर्नमेंट के पास चला गया। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा जो अगला जो कॉन्सेप्ट यहाँ आता है, हम इस चैप्टर से बाहर निकल के एक तरह से कह लीजिए अगले चैप्टर में घुसते हैं, और इसको हम कहते हैं ऑब्लिगेशंस ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी, तो सबसे पहली बात है, रिपोर्टिंग एंटिटी के अंदर कौन कौन आता है भाई। इसके अंदर आते हैं बैंक, इसके अंदर आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसके अंदर आते हैं इंटरमीडियरीज। और कौन से इंटरमीडियरीज, जो डिफाइन किए गए हैं अंडर सेक्शन 12 ऑफ द सेबी एक्ट। तो सेबी एक्ट आप पढ़ते हैं, उसके सेक्शन 12 में। और कोई भी पर्सन
जो क्या कर रहा है, कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन। तो रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब है जो पैसे से रिलेटेड का कह लीजिए काम कर रहा है। बैंक एफआई, बैंक का मतलब क्या है, बैंक की भी डेफिनेशन यहाँ दी गई है। बैंक हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिंपल बताऊंगा। साथ में जो बताए गए हैं अंडर सेक्शन 51 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो जो रजिस्टर्ड है विद आरबीआई अंडर सेक्शन 45I ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, एंड साथ में उसमें चिट फंड आ जाएगा, हाउसिंग इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, इवन पोस्ट ऑफिस आएगा, एंड एनबीएफसी स्टैंड्स फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो थोड़ा थोड़ा ये भी डेफिनेशन इसके अंदर कवर की है मैंने बोल के, लेकिन लिखा नहीं है। तो दरअसल हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है ये जो रिपोर्टिंग एंटिटी है इसकी ऑब्लिगेशंस है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिहाज से। तो क्या है इनकी ऑब्लिगेशन, सबसे पहले आता है इसमें सेक्शन 11A। तो 11A में क्या करना है, 11A में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आके बनती है कि जो बैंक के क्लाइंट्स हैं, बेनिफिशियल ओनर हैं, उनकी आइडेंटिटी आप वेरीफाई करो। तो दरअसल हमें यहाँ क्या करना है, आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है। भाई किसकी, दो चीजें हैं, क्लाइंट एंड बेनिफिशियल ओनर। कैसे करेंगे उस पर आते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइंट। क्लाइंट एक पर्सन है जो क्या है, एंगेज्ड है, काम कर रहा है, कौन सा, इन फाइनेंशियल, आप एक्टिविटी कहें या आप ट्रांजैक्शन कहें, सिंपल सी बात, बैंक का कस्टमर तो आप फाइनेंशियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और उन हुज बिहाफ, या जिसके बिहाफ पे ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो व्हाट इज बेनिफिशियल ओनर, कई बार क्या होता है, पैसा आप लगाते हो लेकिन अकाउंट किसी और के नाम का खुलवा देते हो। तो बेनिफिशियल ओनर क्या हुआ, एक इंडिविजुअल है हु ओन्स, या कह लीजिए कंट्रोल्स, जो ऑन कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है किसे, क्लाइंट को। या ये एक ऐसा पर्सन है, एंड इंक्लूड्स अ पर्सन हु ओन्स कंट्रोल्स एनी जुरिडिकल पर्सन, जैसे कोई कंपनी है, जुरिडिकल पर्सन है, आप उसको ओन कंट्रोल कर रहे हो, मीन्स पीछे से गेम आप खेल रहे हो सारी। तो आइडेंटिटी वेरीफाई करने के तरीके क्या हैं, मोड्स, तो यहाँ 4 तरीके बताए गए हैं। 4 तरीके ये हैं, आधार नंबर दे दीजिए अपना, आधार एक्ट है 2016 का, और ये नंबर आप ऑनलाइन तरीके से दे सकते हैं या ऑफलाइन, मतलब जेरोक्स कॉपी कह लीजिए, आप अपना पासपोर्ट दे सकते हैं। और तीसरा है अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हो, तो उससे आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवा सकते हैं। दैट इज सेक्शन 11A। सेक्शन 12 में फिर से आपकी ऑब्लिगेशन आती है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। दोनों के दोनों सेक्शनों में 11 हो, 12A हो, 11A हो एंड 12 हो, रिपोर्टिंग एंटिटी की ऑब्लिगेशंस हैं। तो सेक्शन नंबर 12 में हम इन ऑब्लिगेशंस को 2 कैटेगरी में ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले आपने जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनका रिकॉर्ड बनाना है। तो रिकॉर्ड किस चीज़ का, ट्रांजैक्शंस का। तो ट्रांजैक्शंस की क्या देखते हुए, उनकी वैल्यू, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, उनका एज ए रिपोर्टिंग एंटिटी आपने एक रिकॉर्ड बनाना है, और उसको आपने प्रिजर्व करना है, संभाल के रखना है 5 साल के लिए। कहाँ से 5 साल स्टार्ट होंगे, फ्रॉम डेट ऑफ सिसेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस समय ट्रांजैक्शन समाप्त हुई उसके बाद के 5 साल तक आपने इसको संभाल के रखना है। तो ये टाइम पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन आपने फिर से रिकॉर्ड बनाना है। अब की बार रिकॉर्ड किस चीज़ का है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे भाई, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी आइडेंटिटी हो गई, ये फिजिकल KYC जिसे हम कह देते हैं, नो योर कस्टमर। क्लाइंट से रिलेटेड उसकी अकाउंट फाइल हो गई, या जो क्लाइंट का बैंक के साथ
बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस, मतलब जो भी लेटर वेटर लिखी गई, डॉक्यूमेंट शेयर हुए, वो सारे के सारे आपने उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और यहाँ पे भी जो समय बताया गया है वो 5 ईयर्स ही है। लेकिन ये 5 ईयर्स कहाँ से हैं, ये इंटरेस्टिंग है। कहता है जिस समय फ्रॉम, ये विच एवर इज लेटर लेंगे हम, ये लेंगे फ्रॉम जब आपका बिजनेस रिलेशनशिप बैंक के साथ क्या हो गया, सीज हो गया, या फिर आपका अकाउंट क्या हो गया, बंद हो गया। और दोनों में से हमें देखना है विच एवर इज लेटर। तो स्टूडेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। अच्छा, एक चीज़ और इसमें, जैसे हम आगे गए हैं, आपके ऑब्लिगेशन में ये भी है कि जो भी कोई इंफॉर्मेशन डायरेक्टर आपसे मांगता है वो इंफॉर्मेशन भी आपने आगे देनी है। तो इसमें लिख लेते हैं, इंफॉर्मेशन आप फर्निश कीजिए डायरेक्टर साहब या डिप्टी डायरेक्टर जो भी मांगे, टू डायरेक्टर जो उन्होंने कॉल करी। क्योंकि रीज़न क्या है, अगला सेक्शन अगर मैं अगला एक कॉन्सेप्ट लूँ तो ये पावर्स हैं ऑफ डायरेक्टर की। तो यहाँ पे 2 सेक्शन कह लीजिए, 12A तो एंड मेन जो है डेट इज सेक्शन नंबर 13 है। तो 12A जो मैंने ऊपर लिख दिया, वो आपसे ये इंफॉर्मेशन वगैरह मांग सकते हैं। दे कैन कॉल, डायरेक्टर आपसे ये इंफॉर्मेशन मांगेगा और आपने ये इंफॉर्मेशन उसे देनी है, जो कि 12 में आपकी ऑब्लिगेशन थी। 13 में क्या है, डायरेक्टर साहब आपके खिलाफ इंक्वायरी कर सकते हैं। तो आपके खिलाफ इंक्वायरी क्यों हो रही है, क्योंकि या तो सीओ मोटो है ऑन इट्स ओन मोशन, या फिर किसी भी आदमी ने एप्लीकेशन दी है, एनीवन, गवर्नमेंट हो सकता है, एनी पर्सन, एनी एग्रीव्ड पार्टी, एनीबॉडी। और उसी इंक्वायरी में आपने देखा कि ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट होगा, सीए करेंगे। और ये सीए कौन से होंगे, एक पैनल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो वाले सीए करेंगे, और उनकी जो फीस है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही पे करेगी। महत्वपूर्ण अगला हिस्सा आता है, ये जो डायरेक्टर साहब, इनकी पावर में क्या है, ये कोई ऑर्डर इशू कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं रिपोर्टिंग एंटिटी को। तो ये ऑर्डर या डायरेक्शन किस नेचर का दे सकते हैं, ये आपको 3 चीज़ें कर सकते हैं। ये आपको वार्निंग इशू कर सकते हैं, ये आपको कह सकते हैं कि ये एक स्पेसिफिक कंप्लायंस कीजिए, ये आपको कह सकते हैं कि आप पीरियोडिकल रिपोर्ट्स फाइल करें। और अगर आप इनकी बात नहीं मानोगे तो ये आपके ऊपर फाइन ठोक सकते हैं, और ये फाइन होगा ईच फेलियर के लिए, और ये होगा मिनिमम 10,000 से लेते हुए 1,00,000 रुपए तक का आपके ऊपर दे कैन इम्पोज द फाइन। तो इसके बाद इस रिपोर्टिंग एंटिटी में से 2 छोटे छोटे सेक्शन 14 एंड 15 जिनके अंदर कुछ नहीं है। 14 कहता है कि भाई जब रिपोर्टिंग एंटिटी ने इंफॉर्मेशन फर्निश करी तो एज ए क्लाइंट आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हो गया इम्यूनिटी दी गई है, टू रिपोर्टिंग एंटिटी दी गई है ऑन फर्निशिंग इंफॉर्मेशन, आप उनके खिलाफ केस नहीं कर सकते। नो सिविल प्रोसीडिंग्स, केस नहीं कर सकते। तो बिल्कुल शॉर्ट में ही लिखूंगा। पंद्रह में सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी किस तरीके से आप ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, मेंटेन करेंगे, और किस तरह से आप इंफॉर्मेशन फर्निश करेंगे। इंफॉर्मेशन कहें, डॉक्यूमेंट्स कहें, तो ये रूल्स बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर। तो बच्चों, ये रिपोर्टिंग एंटिटी यहां समाप्त होता है। इसके बाद हम एक नए चैप्टर में घुसते हैं जिसको हम कहते हैं एपेलेट ट्राइब्यूनल एंड स्पेशल कोर्ट्स, उनके ऊपर। सो यूं कह लीजिए एपेलेट अथॉरिटीज, और ये एक हल्का सा मैं ऑर्डर कहूं तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी,
उसके ऊपर आ जाता है अपीलेट ट्राइब्यूनल, उसके ऊपर आ जाती है स्पेशल कोर्ट, और इनका बाप आ जाता है हाई कोर्ट। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है। तो सबसे पहले एटी स्टैंड्स फॉर अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो सेक्शन नंबर 25 में ये इस्टेब्लिश किया जाएगा, और नेचुरल सी बात है सीजी बाय एनओजी हो गई। तो मेन चीज जो है, जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है, वो एक एक्सक्लूसिव इस एक्ट के लिए नहीं बनाई गई। और कहा गया एक एक्ट है द स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स, forfeiture of property एक्ट ऑफ 1976, जो इस एक्ट के सेक्शन नंबर 12(1) में बनी है, वही मनी लॉन्ड्रिंग की भी अपीलेट ट्राइब्यूनल होगी, अलग से एक्सक्लूसिव नहीं है। सेक्शन 26 में आपने अपील करी टू अपीलेट ट्राइब्यूनल, बड़ी नॉर्मल सी बातें हैं। अपील कौन करेगा? जिसको तकलीफ है। जिसको तकलीफ होती है उसे हम कहते हैं एग्रीव्ड पर्सन, और वो रिपोर्टिंग एंटिटी भी हो सकती है, हमारे डायरेक्टर साहब भी हो सकते हैं। और आप अपील कर रहे हैं अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और ये आप करेंगे विद इन 45 डेज। नो डाउट आपको एक्सटेंशन मिल सकता है ऑन सफिशिएंट कॉज, एक्सटेंशन का सच टाइम पीरियड नहीं बताया। तो जब आप अपील में चले गए, नेचुरल है एटी का ऑर्डर आएगा। ऑर्डर क्या होगा? तो इसे मैं शॉर्ट में कहता हूँ सीएमसी। या तो कंफर्म करेंगे या मॉडिफाई करेंगे या क्या कर देंगे, एक ऑर्डर पूरी तरह से दे विल कैंसल इट, पूरी तरह से कैंसिल कर देंगे। देन इसी में सेक्शन आता है 35, अपीलेट ट्राइब्यूनल का काम करने का तरीका, प्रोसीजर, उनकी पावर्स। तो काम करने के तरीके में बताया गया दे आर फ्री, पूरी तरह से आज़ाद हैं अपना काम करने का तरीका रेगुलेट करने के लिए। क्या उनके फंक्शंस होंगे, क्या उनकी सिटिंग्स होंगी, किस में उनकी कोर्ट्स लगेंगी। और पावर्स बच्चों यहाँ पे उनकी हैं सिविल प्रोसीजर कोड की, जो आप मेरे किसी भी वीडियो में बार बार देख सकते हैं। 7 पॉइंट हैं। चलिए शॉर्ट में कहो तो मैं लिख ही देता हूँ। तो ये पावर है समन इश्यू करने की, पावर है अटेंडेंस इन्फोर्स करने की, आपको आना पड़ेगा। पावर है आपसे बुक्स वगैरह मंगवाने की। पावर है आपको एग्जामिन करना ऑन ओथ एफिडेविट। पावर है एग्जामिन करना विटनेस को, इशूइंग कमीशंस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। पावर है एक्स पार्टे वन साइडेड ऑर्डर देने की। और लास्ट 7th में पावर है अपने ही डिसीजंस को रिव्यू करने की। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन आ जाता है अपीलेट ट्राइब्यूनल के ऊपर हाई कोर्ट। सेक्शन 42 में आप अपील करेंगे टू हाई कोर्ट, और मैं यहाँ बता दूं ये सेम सेक्शन फेमा में सेक्शन 35 है, सेम कॉपी पेस्ट आंसर, वही मोटा मोटा आंसर। बाय कौन करेगा? जो ऊपर लिख दिया 26 में एग्रीड पर्सन। अगेंस्ट अंडरस्टूड है, यहाँ पे क्या लिख दोगे? ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल। समय बताया गया है यहाँ पे, 2 बातें हैं, 60 डेज, लेकिन प्लस आपको यहाँ एक्सटेंशन मिल सकता है, वो भी 60 डेज का मिल सकता है ऑन सफिशिएंट कोज। तो हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आएगा वही सीएमसी, कैंसिल, कंफर्म, मॉडिफाई। अब हाई कोर्ट का मतलब क्या है? हाई कोर्ट का मतलब है उसकी ज्यूरिसडिक्शन, कौन सा हाई कोर्ट? देश में 24 हैं, जहां आप रहते हो और कैरीज ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। जिस आदमी ने अपील करी, नेचुरल है एग्रीव्ड पर्सन, जहां आप रहते हो या जहां पे आप बिजनेस प्रोफेशन करते हो, वहां की हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। और आप अपील कर सकते हैं ऑन क्वेश्चन ऑफ
क्योंकि कोर्ट में जाते हैं, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ भी हो सकता है और ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे आके ये हाई कोर्ट वगैरह समाप्त होता है और इसके बाद जो अगले सेक्शन बनते हैं वो बच्चों हमारे बनते हैं स्पेशल कोर्ट के ऊपर 43 से 47। तो आइए स्पेशल कोर्ट पे स्टार्ट करें। तो पहली बात समझने की ये है, स्पेशल कोर्ट कोई अलग से कोर्ट नहीं होती, नॉर्मल कोर्ट ही है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसे आप सेशन कोर्ट कहते हो, उसी को स्पेशल कोर्ट बनाया गया है कि उसी कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे लिए जाएंगे। जबकि अदरवाइज वैसे सोचा जाए तो सच ये है कि आप किसी भी नॉर्मल कोर्ट में ऐसा जा नहीं सकते हो, किसी नॉर्मल कोर्ट में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो जिसके लिए एपलेट ट्राइब्यूनल वगैरह ऑथराइज्ड हो। तो कहो तो चलिए स्पेशल कोर्ट से पहले मैं ये भी मैं बता दूं, जैसे चलिए एक एक लाइनर सेक्शन बता ही देता हूं। 38 कहता है, 42 पहले लिख दिया था, लेकिन 38 एपलेट ट्राइब्यूनल से रिलेटेड जो डिसीजन होंगे ऑफ एपलेट ट्राइब्यूनल, क्योंकि ट्राइब्यूनल है उसमें मेंबर्स वगैरह होंगे, तो वो डिसीजन लेंगे बाय मेजॉरिटी। तो अगर एपलेट ट्राइब्यूनल में मान लीजिए जो कोर्ट लगी उसे बेंच कहते हैं, तो उसमें अगर 2 मेंबर हैं फिर तो टाई हो सकता है क्योंकि इवन नंबर है। तो यहाँ पे चेयरमैन साहब इस मैटर को रेफर करेंगे, किसको, थर्ड मेंबर को रेफर करना पड़ेगा। एंड सेक्शन नंबर 39 कहता है आप जब अपील कर रहे हैं एपलेट ट्राइब्यूनल में तो कैसे केस लड़ेंगे, इन पर्सन जाके खुद लड़ लीजिए और थ्रू आप केस लड़ सकते हैं लीगल प्रैक्टिशनर, अपना वकील हायर कर लीजिए। एंड 41 देखिए क्या कहता है, नो सिविल कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन, मतलब आप किसी नॉर्मल कोर्ट में जा ही नहीं सकते हैं। जिस काम के लिए अगर एम्पावर्ड किए गए हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कहें, एपलेट ट्राइब्यूनल कहें, आपकी स्पेशल कोर्ट कहें, आप नॉर्मल किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन गोइंग टू द स्पेशल कोर्ट पार्ट, तो स्पेशल कोर्ट ये दरअसल एज सच कोई अलग से कोर्ट नहीं होती, जैसे मैंने कहा था सेशन कोर्ट को ही पावर दी जाती है क्योंकि पूरे देश में इतने ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकते, सरकार की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो स्पेशल कोर्ट के ऊपर सेक्शन नंबर 43 कहता है ये इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, वो तो आंसर आप समझ गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट ही करेगी। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, कंसल्ट करेगी, किसे कंसल्ट करेगी, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कंसल्ट करने के बाद क्या करेंगे, वन और मोर, एक या एक से ज़्यादा कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन कोर्ट को ही स्पेशल कोर्ट अपॉइंट करेंगे उस हाई कोर्ट के नीचे। एंड देन सेक्शन नंबर 44 कहता है कोग्निजांस, जिसका मतलब है कोर्ट की पावर केस को चलाने की, कोग्निजांस बाय स्पेशल कोर्ट, कि स्पेशल कोर्ट में केस कब चलेगा। तो इसका मतलब होता है प्रोसीजर जिसमें हम कहते हैं जब एक रिटर्न कंप्लेंट की जाएगी तभी स्पेशल कोर्ट में केस चलेगा, और ये होगी बाय व्हाट, डायरेक्टर साहब या ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा ही ये केस तभी चलेगा और तभी स्पेशल कोर्ट उसका कोग्निजांस लेगा, विच मीन्स दे विल ट्राई द केस। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेक्शन नंबर 45 हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आए हैं उस पर, तो इस सेक्शन को अच्छे से आप संभालिए। सेक्शन नंबर 45 दो चीजें कहता है 45, एक तो सेक्शन 45 कहता है नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस, कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो ऑफेंस होंगे वो नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस होंगे, जिसका मतलब क्या होता है आप अरेस्ट हो सकते हैं बिना वारंट के। वो फिल्मों वाला डायलॉग नहीं चलेगा, पुलिस वाले को कहें वारंट है तुम्हारे पास, सो अरेस्ट विदाउट वारंट, आप गिरफ्तार हो सकते हैं। एंड दूसरा ही सेक्शन नंबर 45 में एक चीज़ और आती है, और वो आती है नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब एज ए मैटर ऑफ राइट आपको बेल मिल ही नहीं सकती,
नॉन बेलेबल ऑफेंस है, आपको बेल नहीं मिलेगी अगर मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े जाते हैं। कब तक नहीं मिलेगी? तो यहाँ पे हम 5 पॉइंट बना सकते हैं। अनलेस, जब तक सरकारी वकील को कहते हैं बच्चों पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक अपॉर्चुनिटी ना मिले, जब तक किस बात की? टू अपोज बेल। मतलब क्योंकि सरकार का काम क्या है? कल्प्रेट को जेल में पहुंचाना। तो सरकारी वकील सरकार को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू अपोज बेल, एंड उसने अपोज भी किया। लेकिन कोर्ट को लगता है कि आप क्या नहीं है, आप गिल्टी नहीं है, और कोर्ट को लगता है बेल देने पे आप कोई ऑफेंस नहीं करेंगे। नॉट गिल्टी, नॉट लाइकली टू कमिट ऑफेंस, आप कोई ऑफेंस नहीं करेंगे जब तक आप बेल पे हैं। वरना वैसे बेल आपको मिल जाएगी अगर आपकी उम्र जो है लेस देन 16 साल है। लेस देन का साइन डाला मैंने। तीसरा, या फिर आप महिला हैं। चौथा, या फिर आप बीमार हैं। एंड 5वां पॉइंट है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो अमाउंट है वो 1 करोड़ रुपए से कम का है, चाहे आपने किसी के साथ मिलके ही ये ऑफेंस क्यों ना किया हो, अकेले हो या मिलके हो। मॉनेटरी लिमिट है 1 करोड़ की। सेक्शन 46 कहता है, हम मान लेंगे, क्योंकि ये चीज मैंने आपको पहले बता दी थी भाई, क्या मान लेंगे कि ये जो स्पेशल कोर्ट है वो सेशन कोर्ट है। वो तो मैंने पहले आपको बता दिया था, वो है ही वही सेशन कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन ही है, राइट। और दूसरी बात, पर्सन कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन, वो आदमी जो आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, पर्सन कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन, वो हम मान लेंगे कौन है? ऑब्वियसली सरकारी वकील है, पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एंड सेक्शन नंबर 47 कहता है कि जो हमारी हाई कोर्ट है उसके पास सीआरपीसी की ये पावर्स रहेंगी, अपील एंड रिवीजन, क्योंकि अपील करेंगे या रिवैल्यूएशन करवानी है केस की, उनके पास रहेंगी। ओवर स्पेशल कोर्ट, मतलब स्पेशल कोर्ट के निर्णय से अगर आप खुश नहीं हैं तो आप हाई कोर्ट में अपील रिवीजन वगैरह कर सकते हैं। दैट इज 47। बच्चों, इसके साथ ये चैप्टर यहां समाप्त होता है। एंड अब हम मूव जो करते हैं दैट इज विद रिगार्ड टू रेसिप्रोकल अरेंजमेंट कहें, प्रोमिसेस कहें, एग्रीमेंट कहें। समस्या क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग थ्रेट पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को है, स्पेशली टेरर फंडिंग को है। इसलिए यहाँ पे कंट्रीज ने आपस में एग्रीमेंट बनाए कि हम इंफॉर्मेशन वगैरह एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे। तो इसलिए इसे हम कह देते हैं रेसिप्रोकल अरेंजमेंट कहें, प्रोमिसेस कहें, एग्रीमेंट्स कहें, बिटवीन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। सिंपल सी भाषा में, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट कर लिए गए हैं, ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करने के लिए। तो ये कहता है सेक्शन नंबर 55। अब पॉइंट क्या है? आपने इंफॉर्मेशन क्या करनी है? शेयर करनी है। तो 56 में उसके पर्पस की बात करी गई कि पर्पस क्या है। आप चाहते हैं इस एक्ट का इन्फोर्समेंट हो, इंफॉर्मेशन वगैरह एक्सचेंज हो, तो इन्फोर्समेंट ऑफ एक्ट, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, या यूं कह लीजिए इन्वेस्टिगेशन हो सके। जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं एज पर लॉज ऑफ दिस कंट्री या कॉरस्पॉन्डिंग लॉज ऑफ अदर कंट्री। अब ये एक्सचेंज हम सब करेंगे कैसे? इसमें दो चीज़ें हैं, या तो हमने इंफॉर्मेशन लेनी है या इंफॉर्मेशन हमने देनी है। तो 57 कहता है हमने इंफॉर्मेशन लेनी है, और 58 कहता है अगर हमने इंफॉर्मेशन देनी है तो उन दोनों का प्रोसीजर क्या होगा। दोनों में एक चीज़ समझ लीजिए, थ्रू स्पेशल कोर्ट ही मूवमेंट करनी होगी। मतलब अगर इंफॉर्मेशन लेनी है तो जो हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो एक एप्लीकेशन देगा स्पेशल कोर्ट को, और स्पेशल कोर्ट अगर सेटिस्फाइड होगी
तो ये एप्लीकेशन रेफर कर दी जाएगी दूसरी कंट्री के, मतलब अदर कंट्री के, फॉरेन कंट्री के कोर्ट कहें या उनकी जो भी अथॉरिटी है उनको दे दी जाएगी। और 58 कहता है अगर हमें इंफॉर्मेशन देनी है तो वो जो फॉरेन कंट्री है वहाँ से एक एप्लीकेशन, एक लेटर आना चाहिए, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ये रेफर करेगी स्पेशल कोर्ट को, और फिर स्पेशल कोर्ट सेटिस्फाई होगी तो हम आगे इंफॉर्मेशन इनको सप्लाई कर देंगे। तो ये थे रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स। इसके बाद में सेक्शंस में कहूँगा सारे पनिशमेंट्स वाले हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कोई हिस्सा आप छोड़ नहीं सकते, छोड़िए भी ना। तो बच्चों इसे आप पेनल्टी कह लेते हैं, पनिशमेंट कह लीजिए, जो भी आपको उचित लगे। दरअसल ये एग्जैक्टली चैप्टर नंबर 10 आ जाता है जो डील करता है सेक्शन 62 से लेके 75 तक ये एक्ट है। तो सेक्शन 62 कहता है किस बात की? पनिशमेंट। तो 62 कहता है भाई पनिशमेंट अफसरों को भी मिलनी चाहिए। यहाँ 62 इज वेरी नाइस वन। ये अफसरों को पनिशमेंट देंगे अगर उन्होंने जानबूझ के किसी को हैरान परेशान किया है। तो सेक्शन नंबर 62 थोड़ा साफ सा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सेक्शन नंबर 62। तो अफसरों की यहाँ पनिशमेंट है, ऑफिसर्स लायबल हैं। किस बात के लिए? दरअसल उन्होंने करी फॉर, हम इसे नाम देंगे वेक्सेशियस सर्च। वेक्सेशियस का मतलब है गलत, वो ऑथराइज नहीं थे, सही नहीं किया आपने गलत सर्च करी, और सर्च करने के साथ साथ हो सकता है बंदे को उठा भी लिया, अरेस्ट भी कर लिया। तो वेक्सेशियस का मतलब ये हो जाता है कि विदाउट रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग। तो राइटिंग में होना चाहिए रिकॉर्ड। सो विदाउट रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग। तो यहां पे बेटा आप ससुराल भी जाओगे तो इनको जेल मिल सकती है मैक्स 2 साल की, और इनके ऊपर फाइन भी लग सकता है, और वो हो सकता है मैक्स 50,000 का, और जेल के साथ शगन फाइन दोनों काम भी हो सकते हैं, और बोथ। सेक्शन नंबर 63 में ये लोगों के ऊपर है जो गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, गलत काम करते हैं। भाई साहब तुम भी ठुकोगे। तो यहां क्या किया आपने? इंफॉर्मेशन दी फॉल्स, गलत, और फेल्ड टू प्रोवाइड, या तो इंफॉर्मेशन दी नहीं या बेटा गलत दी है, तो बेटा तुम भी जाओगे। तो जो भी ये आदमी है, एनी पर्सन, तो इसकी जो पेनल्टी है, इसकी पेनल्टी सेम एज अंडर सेक्शन 62 है, सेम वही 50,000, 2 साल और बोथ। लेकिन 63 समाप्त नहीं होता है, यूं कह सकते हैं 63 में 2 चीज़ें आ गई। एक नंबर 2 और पॉइंट कह लीजिए। यहां क्या है? नंबर 2 पॉइंट है, आपको सच बताना था, आपने नहीं बताया, या फिर कोई स्टेटमेंट साइन करनी थी लेकिन आपने साइन नहीं करी। ठीक है, कुछ सच बताना था, कोई स्टेटमेंट साइन करनी थी, आपने नहीं करी। तो ऐसी अगर कुछ चीज़ें करी हैं तो आपके ऊपर फाइन लगेगा, और ये फाइन होगा मिनिमम 500 और ये मैक्सिमम हो सकता है 10,000 रुपये तक। और पेनल्टीज कभी भी लगती हैं, वो लगती हैं आफ्टर ROH। ROH का मतलब होता है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। देन स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लें 64, 65 एंड 66। चलिए सेक्शन नंबर हम लेते हैं 65। कहता है प्रोविजंस ऑफ CRPC विच स्टैंड्स फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 टू अप्लाई, कि CRPC कोड फॉलो होगा अगर आप कोई अटैचमेंट का ऑर्डर दे रहे हैं, आप कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर दे रहे हैं, और नेचुरल है जो भी अरेस्ट हो रहे हैं तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की ही कार्रवाई फॉलो की जाएगी। 66 सेक्शन कहता है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, या यूं कह लीजिए डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो भी इंफॉर्मेशन है
वो आप बताइए, शेयर कीजिए। कौन शेयर करेगा? बाय डायरेक्टर। किसके साथ? विद अदर एजेंसीज, हमारे देश की बाकी जो एजेंसीज हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए, ताकि अगले के खिलाफ अच्छी क्या हो सके, कार्रवाई। फॉर कंप्लायंस ऑफ नेचुरल है अदर एक्ट्स या ऑल एक्ट्स कह लीजिए। देयर आफ्टर स्टूडेंट्स वी मूव टू सेक्शन नंबर 69। 69 कहता है आपके ऊपर ये फाइन फाइन लगाएंगे, हो सकता है आप फाइन पेनल्टी के पैसे ना दें, तो ये जो फाइन है वो आपसे रिकवरी करवाई जाएगी। तो रिकवरी कौन करवाएगा? यही डायरेक्टर करवाएगा। कैसे करवाएगा? एज पर शेड्यूल नंबर 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स में शेड्यूल नंबर 2 के मुताबिक वो रिकवरी कराई जाएगी, और वही टैक्स रिकवरी ऑफिसर की जो पावर होती है आपको भी यहां मिलेंगी। 71 एक लाइन में क्या जाता है, इस एक्ट का क्या है? ओवरराइडिंग इफेक्ट है। ओवरराइडिंग मीन्स सुपीरियर इफेक्ट है बाकी सारे एक्ट्स के ऊपर, ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर अदर एक्ट्स। एंड नाउ स्टूडेंट्स वी आर टू द लास्ट सेक्शन। और मैं बता दूं मैंने एक पेज में ये सारे के सारे आपके लिए लिख दिए हैं, नो डाउट डेफिनेशन अभी मैं लिख नहीं पाया हूं, तो बट दैट्स अ बिग अचीवमेंट कि सारे सेक्शन मैंने लिख दिए, वो भी बेसिक्स ऑब्जेक्ट्स ही वो सब बताते हुए भी। और 72 एक अच्छा सेक्शन है। 72 कहता है कार्रवाई चलती रहेगी, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो वो तो चलनी चाहिए भाई, इसमें कौन सा बड़ी बात है? नहीं, बड़ी बात तो है, कार्रवाई चलाने के लिए बंदा भी तो चाहिए, अगर बंदा मर जाए तो कैसे चलेगी? कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इवन इफ, चाहे क्या हो गई, डेथ हो गई, या आदमी हो गया इंसॉल्वेंट, क्योंकि फाइन लगाना है तो पैसे कैसे लेंगे, तो कहते हैं कार्रवाई चलती रहेगी। भाई किसके नाम पे चलती रहेगी? डेथ हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे, और इंसॉल्वेंट पे आपने सुना होगा कोर्ट का ऑफिसर होता है जिसे हम कहते हैं ऑफिशियल, रिसीवर भी कहते हैं, असाइनी भी कहते हैं, उसके नाम पे कार्रवाई चलती रहेगी। और कार्रवाई का मतलब क्या है? वही कार्रवाई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के आगे, एपेलेट ट्राइब्यूनल के आगे, या हाई कोर्ट, अपील उपील, जो कुछ होना है सब कुछ वही कार्रवाई, इट विल कंटिन्यू। तो यहाँ हमारे सारे सेक्शन कंप्लीट हो गए, एंड नाउ वी आर टू द लास्ट पार्ट। वो आप समझ गए, दैट इज द डेफिनेशनल पार्ट। तो बच्चों डेफिनेशनल पार्ट के लिए पहली बात, आई होप सो आपने मेरे साथ लिखा होगा, यू कैन हैव अ लुक। ये बिल्कुल A4 पेज है, परफेक्ट प्रिंट आउट निकल सकता है इसका, तो मैंने ये लिखा है एक पेज में आपके लिए, एंड यू कैन वेरी वेल इमेजिन अभी मेरे ख्याल में 1 घंटा होने में भी 2-4 मिनट पड़े होंगे जब से मैंने ये पढ़ाना स्टार्ट किया। सो नाउ आई हैव टू गो टू द डेफिनेशनल पार्ट। डेफिनेशन में अगर आप देखें तो मैं आपसे मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन की बात तो कर ही चुका हूँ, 21P जो कि फर्दर डिफाइन हुआ अंडर सेक्शन 3 में। तो आइए अब हम जरा सा ये डेफिनेशंस भी लिखते हैं। तो आप जब डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे तो बच्चों एक वर्ड आया था प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, उसी डेफिनेशन में से बाकी सारी डेफिनेशन निकल के आएंगी। तो ये आता है 2(1) सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज यू में, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, पैसे आए हैं क्राइम करने के बाद। तो पैसे का मतलब यह है कोई भी प्रॉपर्टी। तो मैं इस डेफिनेशन को तोड़ रहा हूं इजी करते हुए, आपके पास आई है एनी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी जो आपने क्या करी है, डिराइव करी है, ऑब्टेन करी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करी है, किसी भी पर्सन ने करी है, एनी पर्सन के पास आई है, और ये प्रॉपर्टी क्या करके आई है, नेचुरल है, आपने करी है जी क्रिमिनल एक्टिविटी, यू हैव कमिटेड सम क्राइम, बाय क्रिमिनल एक्टिविटी, आपने करी।
और क्रिमिनल एक्टिविटीज किससे रिलेटेड करी? स्केड्यूल ऑफेंस से रिलेटेड करी। कुछ ऑफेंसेस हैं जो बताए गए हैं, उससे रिलेटेड करी। आगे डेफिनेशन कहती है और वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कह लें या उसकी वैल्यू कह लें, सच प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी में इन्होंने एक चीज ये भी कह दिया, प्रॉपर्टी हिंदुस्तान के बाहर भी हो सकती है। तो प्रॉपर्टी हिंदुस्तान के अगर बाहर है तो इन दैट सिचुएशन उसकी वैल्यू क्या लेंगे, जो इक्विवेलेंट इन इंडिया है। अब्रॉड भी हो सकती है। तो यहां से ये शब्द उठा लीजिए, प्रॉपर्टी, स्केड्यूल ऑफेंस एंड वैल्यू। ये तीन डेफिनेशन हम यहां से निकालेंगे और लगभग कह लीजिए डेफिनेशनल पार्ट विल कम टू एन एंड। तो प्रॉपर्टी मैंने बताया था ये आता है 21V में, स्केड्यूल ऑफेंस 21 बेटा जी Y में, एंड जो वैल्यू है दैट इज 21ZB में। एक चीज रह जाएगी, ट्रांसफर एंड पेमेंट सिस्टम, वो हम देखते हैं। तो व्हाट इज प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी में कहता है भाई कोई भी प्रॉपर्टी आ जाएगी। आप चाहे नॉर्मल शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉर्पोरियल कहें, इनकॉर्पोरियल कहें, या हम कह देते हैं टेंजिबल, इनटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, कोई भी प्रॉपर्टी। कॉर्पोरियल इनकॉर्पोरियल का भी मतलब यही है, टेंजिबल इनटेंजिबल। साथ में प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा, कोई भी डीड्स हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो, कोई भी डीड या इंस्ट्रूमेंट, जैसे लीज डीड एक प्रॉपर्टी है, चेक वगैरह एक इंस्ट्रूमेंट है। तो वो डीड या इंस्ट्रूमेंट से क्या पता चल रहा है, एविडेंसिंग कि एक सबूत पता चल रहा है कि आपका आरटीआई, ये सरफाइसी में मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूँ शॉर्ट में, राइट टाइटल इंटरेस्ट है किसके ऊपर, इन सच एसेट्स कहो या प्रॉपर्टी कहो, और प्रॉपर्टी कहाँ हो सकती है, एनीवेयर। कहने का मतलब है इट मे बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो ये है प्रॉपर्टी। स्केड्यूल ऑफेंस में हम देखते हैं 21Y में, तो यहाँ तीन हिस्से आते हैं, हम इसे कहते हैं पार्ट A, B एंड C। पार्ट A में बच्चों इन्होंने ऑफेंसेस को डिवाइड किया है 29 पैराग्राफ्स में, मतलब 29 एक्ट से रिलेटेड इन्होंने एक लिस्ट दी है कि उनसे रिलेटेड आपने पैसा कमाया तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगेगा। और इस 29 पैराग्राफ में से सबसे इंपॉर्टेंट जो पैराग्राफ आपको पता होना चाहिए वो है पैराग्राफ नंबर 2, जो डील करता है नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट्स पे, क्योंकि उसके ऊपर सेक्शन 4 में जेल जो है मैक्सिमम 7 ईयर्स नहीं है 10 ईयर्स है, तो पैराग्राफ 2 पता होना चाहिए आपको। पार्ट बी कहता है अगर ऑफेंस की वैल्यू है कम से कम 1 करोड़ रुपए तो पार्ट बी है। पार्ट सी कुछ नहीं है, पार्ट ए वाले ही ऑफेंस है, बस क्रॉस बॉर्डर है, एक देश से दूसरे देश में स्मगलिंग वगैरह आपने ये सब गलत काम किए हों तो वो पार्ट सी कह दिया गया और कुछ नहीं है। गोइंग टू द वैल्यू, तो वैल्यू जब हमने जाननी है प्रॉपर्टी की तो किसी ना किसी डेट के हिसाब से जानेंगे। तो कहता सिंपल सी बात है कि पहली बात तो वैल्यू का मतलब जो बनता है वो बनता है फेयर मार्केट वैल्यू, बस उसके लिए आप डेट देख लीजिए। तो डेट कौन सी लें, जिस दिन आपने वो प्रॉपर्टी क्या करी, एक्वायर करी है। और अगर ये डेट आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता, तो आप क्या कर लें, डेट ऑफ पोजेशन, जिस दिन ये प्रॉपर्टी आपके पास आई है उस दिन की क्या ले लें, फेयर मार्केट वैल्यू। देन स्टूडेंट्स हम बार बार अटैचमेंट में कह रहे थे कि आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो ये ट्रांसफ़र की एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन आ जाती है जो कि बहुत आसान है और हर एक्ट में यही इस्तेमाल होती है 21ZA में, जिसके अंदर ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, सब कुछ आ जाएगा। आपका सेल परचेज भी आ गया इसके अंदर, आपका गिफ्ट वगैरह आ गया इसके अंदर, और इसके अंदर ही गिरवी वगैरह आप रख देंगे तो वो सब चीज़ें भी आ जाएंगी, जैसे आप मोर्टगेज, प्लेज, लियन वगैरह कुछ भी कहें। देन इसी में आरटीआई, राइट टाइटल इंटरेस्ट, ये सब भी आ जाएंगे, और कोई लोन वोन किसी भी तरह से कोई भी चीज़ हो ट्रांसफ़र के अंदर ली गई है। लास्ट में हम एक डेफिनेशन ले रहे हैं एंड इट कम्स टू एन एंड,
ये है पेमेंट सिस्टम। तो नॉर्मल जीवन में जैसे आप पेमेंट करते हो, दो लोग, एक को कहेंगे पेयर, दूसरे को जिसको मिल रहे हैं उसको हम कहते हैं बेनिफिशियरी। बस उसी के हिसाब से शब्दों को पकड़ लीजिए एंड बात खत्म। यह है क्लॉज आरबी में। तो वो दो बातें हैं, मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो मीन्स के अंदर कहता है पेमेंट सिस्टम क्या है, कोई भी एक सिस्टम है जिससे आप दो लोगों के बीच में पेमेंट कर पा रहे हैं, सिस्टम है। इनेबलिंग, जिससे हेल्प हो रही है, क्या, पेमेंट, किसके बीच में, वही जो मैंने कहा, पेयर एंड बेनिफिशियरी, दो लोगों के बीच में पेमेंट हो पा रही है। तो साथ में कहता है चाहे उसमें इन्वॉल्विंग, चाहे उसके अंदर ये चीज़ें आई हैं जिसको आप कह देते हैं क्लियरिंग, सेटलमेंट एटसेट्रा, जैसे चेक वगैरह में क्लियरिंग, सेटलमेंट एटसेट्रा कुछ भी हो। एंड इंक्लूड्स में कहता है फिर से वही सिस्टम, इनेबलिंग। तो ये सारे के सारे आप कार्ड्स लिख दो। इनेबलिंग क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस, जो जो आपको कार्ड्स पता हो, डेबिट कार्ड ऑपरेशंस, स्मार्ट कार्ड ऑपरेशंस, या कुछ भी इस तरह की कोई चीज़, मनी ट्रांसफ़र कहें, सिमिलर ऑपरेशन कहें, मनी ट्रांसफ़र एटसेट्रा, पेटीएम हो, दिस एंड दैट, कुछ भी हो। तो विद दिस स्टूडेंट्स फ्रॉम माय साइड, आई होप सो लगभग सारी डेफिनेशंस मैंने आपके साथ शेयर करी और सारे ये सेक्शन किए इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो आई होप सो आपको यूटिलिटी मिले और एग्ज़ाम से पहले ये शॉर्ट में लिखे हुए नोट्स बहुत आपके काम के हो सकते हैं। सो ऑन दिस नोट आई वाइंड अप। थैंक यू, गॉड ब्लेस एंड विश यू ऑल द बेस्ट।